हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ हेमेटोलॉजी। आज हम समझेंगे द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्लेटलेट काउंट, यानी प्लेटलेट काउंट कैसे किया जाता है मैनुअल तरीके से और क्या प्लेटलेट होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब प्लेटलेट जब इंक्रीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, डिक्रीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, और साथ ही साथ में हम इसके फैक्टर समझेंगे, नॉर्मल रेंज समझेंगे, क्या सैंपल टाइप है इसके अंदर, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है हमारे मैनुअल प्लेटलेट काउंट करने के लिए। प्रोसीजर, हमारे पास दो प्रोसीजर हम समझेंगे, एक माइक्रो मेथड है और एक मैक्रो मेथड है। दोनों मेथड में समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास पिपेट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो सैम्पलिंग हम कैसे उसको मेज़र करते हैं, कैसे डाइल्यूट करेंगे, वो मैक्रो मेथड में हम समझते हैं यहाँ पे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लेटलेट काउंट बाय मैनुअल मेथड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटलेट क्या होता है। तो प्लेटलेट क्या है, आपका कोगुलेशन फैक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक पार्ट है, जो कि क्या करता है, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटलेट क्या है, ये आपका जो कोगुलेशन है डिसऑर्डर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर प्लेटलेट काउंट डाउन होगी, यानी थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का अदर नेम है क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। तो अगर थ्रोम्बोसाइट्स आपके नॉर्मल रेंज से डाउन होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एक कंडीशन होती है, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कोई डेंगू के केस में हो, कोई अगर आपको साइटोटॉक्सिक ड्रग चल रहा है या कोई अदर ड्रग ट्रीटमेंट चल रही है, उस केस में भी देखा जाता है कि कई बार पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया से सफ़र करता है। तो उसको जानने के लिए कि वो कंडीशन है या नहीं है, क्यों प्लेटलेट कम हो रहे हैं, उसका रीज़न निकालने के लिए हमें प्लेटलेट का रेंज पता होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर पर्सन के सैंपल में। तो प्लेटलेट का अदर नेम यहाँ आपने जाना थ्रोम्बोसाइट्स। और अब समझते हैं उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं, जो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm जो है आपका प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। एक नॉर्मल रेंज है ये एक एडल्ट पर्सन की। अगर इससे आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है तो जो कंडीशन आती है वो आती है आपको थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और अगर इस रेंज से प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है वो है थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन है जब आपका प्लेटलेट जो है नॉर्मल काउंट रेंज से बढ़ गया है, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया जब आपका नॉर्मल रेंज से वो घट गया है। दो आपने टर्म यहाँ पे समझी प्लेटलेट काउंट के रीजन में, यानी थ्रोम्बोसाइट के केस में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बढ़ने को थ्रोम्बोसाइटोसिस और घटने की कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो क्रॉनिक डिजीज़ की कंडीशन में ये आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस देखा जाता है, और थ्रोम्बोसाइथीमिया एक कंडीशन है जो कि आपकी एसेंशियल, एक तरीके से कह सकते हैं आप, प्लेटलेट डिसऑर्डर कंडीशन है। पॉलीसाइथीमिया वेरा एक कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में सिकल सेल डिजीज़ के केस में भी कई बार देखा जाता है कि आपका जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो बढ़ जाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के केस में भी थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी जो पेशेंट एनीमिक है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें कम हो, कई कंडीशन कई चीज़ों में वहाँ पे क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे आपका थ्रोम्बोसाइट्स जो है यानी प्लेटलेट हैं वो इंक्रीज देखने को मिलते हैं। और अगर कई बार ब्लीडिंग डिसऑर्डर इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, जो कि क्या है, एसोसिएट एक्टिव ब्लीडिंग जिसे बोला जाता है, वो कंडीशन में आती है। तो ये था आपके कुछ थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में। हाँ, एक और है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होगा, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है या फिर हेमोरेंज, ट्यूबरक्लोसिस हेमोरेंज है, या अदर कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो लंबे समय तक चली आ रही है, तो उस केस में भी क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं आपके नॉर्मल रेंज से बड़े हुए आपको नजर आएंगे। बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की। तो यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया यानी रिड्यूस ऑफ प्लेटलेट काउंट, यानी जो नॉर्मल रेंज है उससे रिड्यूस की तरफ। तो हम बात कर रहे थे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की। यहाँ थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की जो कंडीशन है वो इन्फेक्शन, यानी आपका थायराइड के केस में देखा गया है, या कुछ इन्फेक्शन विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के केस में देखा गया है कि प्लेटलेट काउंट क्या होता है वो कम हो जाता है। और आपका आप कह सकते हैं एल्फेटिक अनीमिया जो है, एप्लास्टिक अनीमिया जिसे बोलते हैं, एप्लास्टिक अनीमिया के केस में देखा गया है कि आपके थ्रोम्बोसाइट जो हैं वो नॉर्मल रेंज से नीचे चले जाते हैं। कई केसेस में देखा गया है, जैसे ड्रग है, जैसे स्पेसिफिक एस्पिरिन ड्रग है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है,
क्यूनाइन ड्रग है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उस केस में भी देखा जाता है कि आपका जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो नॉर्मल रेंज से रिड्यूस हो जाते हैं। और आगे समझें तो ल्यूकीमिया के केसेस में, लिम्फोमा के केसेस में, माइलोमा के केसेस में, और आपका और किस कंडीशन में है, माइलोफाइब्रोसिस के केसेस में, मतलब ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे देखा जाता है कि आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो नॉर्मल रेंज से क्या होते हैं, वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कंडीशंस जो आपने ये देखी यहाँ पे दो थी। आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस कंडीशन थी जो सिकल सेल एनीमिया के केस में थी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में थी, जिसमें क्या हो रहा था, आपके प्लेटलेट काउंट्स जो थे वो बढ़ रहे थे। और वहीं प्लेटलेट काउंट डाउन किस में हो रहे थे, तो इन्फ्लामेटरी कोई भी टाइफाइड हो गया, या आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो गई, कुछ ड्रग्स थेरेपी की कंडीशन में देखने को मिला, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलॉइड और माइलोफाइब्रोसिस की कुछ कंडीशंस आपने देखने को मिली, जिसमें क्या हो रहा था, आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो रिड्यूस हो रहे थे। अब आ जाते हैं कि कुछ नॉर्मल रेंज, मतलब हमारी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm, यानी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख सेल पर क्यूबिक mm जो है वो आपके देखे जाते हैं कि नॉर्मल रेंज में अगर इससे नीचे जा रहे हैं, 1.5 लाख से नीचे गया तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन होगी। और अगर 5.5 लाख से ऊपर गया तो कंडीशन होगी थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। सैंपल टाइप की बात करूं कि प्लेटलेट काउंट के लिए सैंपल टाइप क्या चाहिए होगा, तो आप EDTA सैंपल से कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ कैपिलरी सैंपल जो है वो सैंपल से आप प्लेटलेट एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट नहीं दे सकते, आपको EDTA ब्लड सैंपल यानी वेनिंग पंचर करके ही आपको ब्लड सैंपल लेना होगा। मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, न्यूबा चैम्बर चाहिए होगा, RBC पिपेट चाहिए होगी। RBC पिपेट क्यों चाहिए होगी, यहाँ माइक्रो मेथड मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर ऑफ माइक्रो मेथड के अंदर में RBC पिपेट चाहिए होगी। मैक्रो में आप नॉर्मल पिपेट भी यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट नहीं होगी, वो माइक्रो पिपेट में ही आपकी जाएगी। फिर आपका चाहिए होगा प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड की मैं बात करूँ तो इसके अंदर डिस्टिल वाटर रहता है, आपका सोडियम क्लोराइड रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, प्रोकैनाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्राम्स की बात, अमाउंट की बात करूँ अगर मैं उसमें, तो आपका प्रोकैनाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 3 ग्राम्स रहेगा, सोडियम क्लोराइड आपका 10 ग्राम रहेगा और डिस्टिल वाटर इसका 100 ml में मिक्स किया जाएगा। इसको फिल्टर करने के बाद आपको इसको टेम्परेचर को स्टोर कर सकते हैं, इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो आपका डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। प्रोसीजर में आ जाते हैं तो माइक्रो मेथड से हम पहले समझते हैं कि माइक्रो मेथड में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका RBC हम पिपेट लेंगे, उसमें 0.5 मार्क तक। अब RBC पिपेट पहले जान लेते हैं कि कैसा दिखता है। 0.51 और अंदर होगी रेड बिड, तो वो होगा आपका RBC पिपेट, यानी एक बल्ब होगा उसके अंदर एक रेड बिड दिखाई देगी और मार्किंग जो होगी 0.51 और 101, तो ये होगा आपका RBC पिपेट। इसी से आपको प्लेटलेट काउंट भी मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले 0.5 तक आप क्या करेंगे, ब्लड सैंपल ड्रॉ कर लेंगे, एक्स्ट्रा आप टिश्यू पेपर से रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है वो 101 मार्क तक पिपेट करेंगे। पिपेट करने के बाद आप उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका मैं अगेन बता देता हूँ। सपोज ये आपका पिपेट है तो आपको क्या करना है, इसको जेंटली इस तरीके से मिक्स करना है, इस तरीके से मिक्सिंग नहीं करनी है। तो बात कर रहे थे माइक्रो मेथड में, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड लिया RBC पिपेट लेने के बाद 0.5, उसके बाद हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया। डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेने के बाद आपने उसको जेंटली मिक्स करना है। किस तरीके से मिक्स करना है, तो ये आपका मिक्सिंग का प्रोसेस है, इस तरीके से आप मिक्स करेंगे। सपोज ये अगर डाइल्यूटिंग वो है पिपेट है आपकी RBC, तो उसके बाद मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, पहला ड्रॉप जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे और सेम जैसे आपने WBC में किया था तो वैसे ही आप प्लेटलेट में भी करेंगे। कैसे किया था हमने, तो न्यूमर चैम्बर लिया, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखी। कवर स्लिप रखने के बाद जब देखेंगे तो एक गैप नज़र आता है, तो उस गैप में साइड से आप पिपेट, उसी पिपेट के हेल्प से एक ड्रॉप क्या करेंगे, उसमें पोर आउट, पिपेट आउट करेंगे और उसको आप 5 से 10 मिनट के बीच के लिए, 5 से 7 या 5 से 6 मिनट के लिए आप उसको स्टैग्नेंट छोड़ देंगे, जिससे जो सेल्स हैं वो आपके चैम्बर में बिल्कुल फिक्स हो जाए अच्छी से। और उसके बाद आप सबसे पहले 10x पे आप फोकस करेंगे, एरिया को 10x पे जब आप फोकस करेंगे तो सेंटर पार्ट जो है आपका न्यूमर चैम्बर का 9 बॉक्स होते हैं टोटल में, बीच में 25 बॉक्स का एक पार्ट रहता है, उस 25 बॉक्स पे आप फोकस करेंगे। 40x ऑब्जेक्टिव लेंथ पे आप फिर उसको सेल को काउंट करेंगे। सेल को काउंट करने का तरीका है लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप या राइट डाउन। लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन या क्या है, जैसे आप राइट में बढ़े, अप गए, राइट में बढ़े, डाउन आए, ऐसे ही लेफ्ट में बढ़े, अप गए,
लेफ्ट में बढ़े और डाउन आए। तो ये तरीका है आपका काउंट करने का, जिससे एक सेल 2 बार काउंट नहीं होगा। और हमेशा 2 साइड के जो बॉक्स बनता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लें, जैसे ये बॉक्स है तो ये 2 साइड आपने क्या करना है, काउंट नहीं करना है। अगर इस 2 साइड पे सेल है तो काउंट करना है हर एक बॉक्स का, जिससे आपका जो लाइनिंग के ऊपर बॉक्स बॉक्स की लाइनिंग के ऊपर सेल आ रहा है वो भी आपका इजीली काउंट हो जाएगा। तो ये था माइक्रो मेथड। अब आ जाते हैं एक बार मैक्रो मेथड भी समझ लेते हैं साथ में। तो मैक्रो मेथड में क्या करना है, डाइल्यूशन हमें बनाना होता है 1:200 का। तो यहाँ डाइल्यूशन बनाने का तरीका क्या है 1:200। तो जैसे आरबीसी में हमने डाइल्यूशन बनाया था, अगर आपने वीडियो मेरी देखी हो आरबीसी काउंट की तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ प्लेटलेट में भी बनाना होगा, यानी 20 माइक्रोलीटर आपको लेना है ब्लड सैंपल और 3980 माइक्रोलीटर लेना है आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यहाँ पे प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड की बात की जा रही है, प्लेटलेट काउंट करना है तो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। 5 मिनट के लिए आप उसको जेंटली मिक्स करके रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। उसके बाद आप उसको पिपेट करेंगे। अगेन प्रोसीजर सेम है, न्यूमर चैम्बर रहेगा, कवर स्लिप रहेगा, न्यूमर चैम्बर के और कवर स्लिप के बीच में आपको एक ड्रॉप पिपेट करना है। 5 मिनट के लिए उसको स्टैग्नेंट छोड़ना है। सेल जो है अपनी पोजीशन पे अटेन फिक्स हो जाएगा और फिर 10x पे फोकस करना है आपको, एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को जो बीच का बॉक्स है 25 का, और उसके बाद 40x पे आप उसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जब 25 बॉक्स के आप सेल काउंट कर लेंगे तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन फॉर्मूला आएगा प्लेटलेट काउंट के लिए। तो नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट पर क्यूबिक mm, यानी आपका जो प्लेटलेट काउंट है पर क्यूबिक mm ऑफ EDTA ब्लड सैंपल स्पेशली, तो वहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सेल काउंट मल्टीप्लिकेशन में आपका डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे है हमारा 200, और एरिया काउंट में आएगा हमारा 1, क्योंकि पूरा एक बॉक्स आप काउंट कर रहे हैं। डेप्थ जो है वो 0.1 mm की डेप्थ रहती है, इन डेप्थ का यानी कवर स्लिप और जो चैम्बर है उसके बीच का जो एरिया आता है वो 1.1 mm का रहता है, 0.1 mm का। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्मूले की बात करूं, जो वैल्यूज़ है यानी डेप्थ हमारे पास 200 है, एरिया 1 दिया हुआ है, एरिया 1 दिया हुआ है, डेप्थ 0.1 दे रखी है और आपका डाइल्यूशन 200 दे रखा है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और शॉर्ट फॉर्मूले में आएंगे तो नंबर ऑफ सेल काउंट मल्टीप्लिकेशन में 2000 पर क्यूबिक mm, ये आपका सेल काउंट आएगा किसका, थ्रोम्बोसाइट का यानी प्लेटलेट का। तो ये था आपका लेक्चर प्लेटलेट काउंट यानी थ्रोम्बोसाइट काउंट मैनुअल मेथड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। इस लेक्चर को समझने के बाद आप जो क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, आप प्लेटलेट काउंट के लिए नॉर्मल रेंज बता पाएंगे, प्रोसीजर में आप दोनों माइक्रो और मैक्रो प्रोसीजर का डिफरेंस और कैसे प्रोसीजर किया जाता है आप वो भी बता पाएंगे। कीप स्टडिंग, थैंक यू।